चलिए, शुभ संध्या बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं रूबी जी, अभिषेक बाबू, सब लोग ठीक हैं? तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तुगलक वंश। कौन सा वंश बाबू? तुगलक वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल हम लोग जो चर्चा किए थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो चर्चा किए थे, बड़ी सुंदर सुंदर चीज है अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, एक क्वेश्चन आज का टेस्ट में, दूगो क्वेश्चन नया बना था, हमको अच्छा लगा। एक दीवाने वकूफ जलालुद्दीन खिलजी, दीवाने वकूफ जो राजस्व या खर्च का वाला विभाग था, दीवाने वकूफ जो खर्च वाला विभाग था, राजकीय व्यय से संबंधित जो विभाग था, दीवाने वकूफ, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अब देखो बाबू, क्वेश्चन डब्लू कुमार शाह जी, वो भी 7:15 बजे से चलेगी, 7:20 से चलेगी। कल एक्चुअली बैच लग गया था, कल से 6:20 में आप लोग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 6:20 से 7:20 तक क्लास चलेगी, वहां 7:20 से फिर 8:20 तक क्लास चलेगी। तो कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा गुड्डू लाल जी। अब हमने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म और राजनीति को अलग रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद को मान्यता तो दिया, लेकिन उन्हें धर्म से अलग रखा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया और खुद को खलीफा घोषित कर दिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक, आज का दिल्ली सल्तनत में क्वेश्चन आया था, फिरोज शाह तुगलक ने कलमा पर, सिक्कों पर अपना नाम खलीफा का नायब कहकर लिखवाया। खलीफा का नायब। रानी जी, इसका पीडीएफ उसी को अपडेट करते, उसी में पीडीएफ था जो आपको पहले का पीडीएफ दिया गया, उसी को फिर से री अपलोड करते, उसी को कंटिन्यू किया गया था। उसी को क्या किया गया भाई? कंटिन्यू किया गया था। उसी में 14 पेज का यह पीडीएफ था। यह पीडीएफ कितने पेज का? 14 पेज का, जिसमें कल 8 पेज खत्म हुआ, 6 पेज और बाकी है। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा, सबका इसका पीडीएफ मिल गया है। आप एक बार रिप्लाई में कल बोले थे अपलोड है, पर नहीं है। इसका पीडीएफ उसी पीडीएफ में जो खिलजी वंश था, दिल्ली सल्तनत का जो पीडीएफ था, उसको फिर से रीलोड करेंगे ना, तो उसी में है। उसी में एक्सटेंड किया गया। 8 पेज पहले था, आज उसी में 9वां पेज जोड़ा गया। उसके लिए अलग से नहीं किया गया, पहले वाले को डिलीट करके इसको अपलोड कर दिया गया है। इसको अपलोड कर दिया गया, पहले वाले को डिलीट करके इसको अपलोड कर दिया गया। हो गया। आइए, तुगलक वंश से पहले खिलजी वंश को बताए थे। खिलजी वंश में बताए थे बाबू, खिलजी वंश में कि पहला भारतीय मुसलमान वंश खिलजी वंश, सोलन जी। लेकिन पहला शुद्ध भारतीय मुस्लिम वंश जब शुद्ध होगा तो तुगलक वंश, शुद्ध होगा तो तुगलक वंश, शुद्ध होगा तो तुगलक वंश। केवल भारतीय मुसलमान होगा खिलजी वंश। हो गया। केवल भारतीय मुसलमान, निशा जी, केवल भारतीय मुसलमान क्या होगा? तो केवल भारतीय मुसलमान रहेगा। तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया। और शुद्ध भारतीय मुसलमान में क्या आएगा? शुद्ध भारतीय मुसलमान में खिलजी वंश ना होकर तुगलक वंश। अब देखो, इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, कितने प्रकार का क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन में पहले गियासुद्दीन तुगलक जो सब महत्वपूर्ण है, गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद दूगो और शासक याद करेंगे, छोड़ देंगे, नासरुद्दीन मोहम्मद, जो अंतिम को नासरुद्दीन महमूद याद रखेंगे। 4 को याद रखेंगे। कौन कौन भाई? गियासुद्दीन तुगलक, जीएसटी शॉर्ट फॉर्म कहेंगे,
मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी कहेंगे, फिरोज शाह तुगलक एफएसटी कहेंगे, और नासरुद्दीन महमूद तुगलक जिसके काल में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और तैमूर लंग के डर से दिल्ली से भाग जाता है। इधर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीएसटी, एमबीटी और एफएसटी से पूछता है, मतलब गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन पूछता है। अब देखो अरुण कुमार आजाद जी देख लीजिएगा बाबू, तुगलक वंश के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए थे, अमीर खुसरो जो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल मिलाकर 8 सुल्तान के दरबार को सुशोभित किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के राजकीय कवि के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन बताएगा कि तुगलक वंश, अरुण बाबू ध्यान सुनिएगा, सबसे प्रमुख स्रोत अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा है। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325, 20 से लेकर 1325। अब क्वेश्चन पूछेगा, अलाउद्दीन खिलजी को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। यहां गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। हो गया। अब चलते हैं 1320 ईस्वी में कोरोना जाति, देखो कोरोना नहीं कोरोना है, कोरोना रहता तो सब डर जाते कि कोरोना आ गया, कहां से भाई कोरोना, कोविड-19 कहां से आ गया। कोरोना जाति का एक तुर्क सरदार गाजी मलिक, इसका मतलब गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? मनीष शर्मा। गाजी मलिक, जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक, अली गुरशप, अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरशप, अलाउद्दीन खिलजी, उलुग खां बलबन, उलुग खां बलबन। तो गाजी मलिक ने खुसरो खां जो पहले हिंदू था बाद में मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया, खुसरो खां जो पहले हिंदू था बाद में मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है 1320 से 1325 खुसरो खां को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और खिलजी वंश के स्थान पर एक नए वंश सोनल कौन सा तुगलक वंश की स्थापना की। अब क्वेश्चन पूछेगा कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी मलिक। कार्यकाल कब से कब तक था? 1320 से लेकर 1325। अब देखो गाजी मलिक ने जिस वंश की स्थापना किया तुगलक वंश, और तुगलक वंश के संस्थापक गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राजगद्दी करके शासक बना। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को धर्मनिरपेक्षता के कारण, किसके कारण? धर्मनिरपेक्षता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। आपको सेट में मिलेगा। तुगलक वंश को शुद्ध भारतीय मुस्लिम वंश के नाम से जाना गया। इससे पहले बताए थे खिलजी वंश को भारतीय मुस्लिम वंश, लेकिन जब शुद्ध जुड़ा रहेगा तो तुगलक वंश होगा। अब गाजी मलिक के पूर्वज क्या थे भाई? भारतीय मुसलमान रह चुके थे। तो गाजी मलिक का अब साम्राज्य विस्तार की चर्चा करते हैं। गाजी मलिक का साम्राज्य विस्तार, तो गाजी मलिक का साम्राज्य विस्तार 2-3 गो। पहला सैन्य नेतृत्व, अपना पहला सैन्य नेतृत्व किसके? तो तेलंगाना और वारंगल, वारंगल की राजधानी तेलंगाना थी। अब क्वेश्चन पूछेगा तेलंगाना और वारंगल 1321 से 23 में शासक का नाम प्रताप रुद्रदेव था। शासक का नाम प्रताप रुद्रदेव। अब देखो बाबू, शासक का नाम प्रताप रुद्रदेव। इस अभियान का नेतृत्व जौना खां को दिया गया। जौना खां के नेतृत्व में गयासुद्दीन तुगलक ने एक सैन्य टुकड़ी को तेलंगाना एवं वारंगल अभियान के लिए 21 से लेकर
23 के बीच प्रतापरुद्ध ने भाड़ा। और यहां पर देखो, जो इस अभियान का गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा जौना खां के द्वारा किया गया, जौना खां के द्वारा किया गया, और जौना खां बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। जौना खां बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने उड़ीसा के जाजनगर, ऐसी जाजनगर में एगो मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वा दिया। तो उड़ीसा के जाजनगर का सैन्य अभियान 24 में किया। यहां के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित किया। इस जाजनगर अभियान का नेतृत्व भी जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। तो 21 से 23 तक वारंगल और तेलंगाना अभियान, प्रतापरुद्ध ने पराजित, नेतृत्व किया था जौना खां। 24 में जाजनगर, भानुदेव द्वितीय, 24 में जाजनगर, 1324 में जाजनगर उड़ीसा का, भावनगर द्वितीय अभियान का नेतृत्व जौना खां। 1324 ईस्वी में ही उन्होंने बंगाल अभियान और तिरहुत अभियान किया। बंगाल और तिरहुत अभियान किया। इस अभियान का नेतृत्व भी जौना खां के द्वारा किया गया। इस अभियान का नेतृत्व भी जौना खां के द्वारा किया गया। जौना खां, नहीं, इस अभियान का नेतृत्व, ध्यान सुनिए, इस अभियान का नेतृत्व खुद कौन किया था? इस अभियान का नेतृत्व खुद जीएसटी के द्वारा किया गया। खुद जीएसटी के द्वारा किया गया, मतलब खुद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। ना डेट फेट नहीं याद रखना है। 21-23 में तेलंगाना वारंगल, 24 में जाजनगर, 24 में ही बंगाल एवं तिरहुत। अब बंगाल एवं तिरहुत का नेतृत्व खुद किया था। सुनिएगा, जब 1324 ईस्वी में जाजनगर, उससे पहले 21 एवं 23 में तेलंगाना और वारंगल अभियान किया था जौना खां के नेतृत्व में। तो जौना खां को तेलंगाना जीत के अवसर पर इसका नाम परिवर्तित करते हुए सुल्तानपुर रखा। तो सुल्तानपुर, ध्यान सुनिएगा, सुल्तानपुर का पूर्व नाम तेलंगाना, सुल्तानपुर का पूर्व नाम क्या था? तेलंगाना। कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक के काल में, गयासुद्दीन तुगलक के काल में 29 बार मंगोल आक्रमण का डर हुआ। 29 बार, कुल मिलाकर 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ, जिसमें सभी आक्रमण में अपनी राजधानी को सुरक्षित रखा। इस अवसर पर इन्होंने मलिक उल गाजी की उपाधि धारी। मतलब 29 बार, सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के काल में, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में, सर्वाधिक खुशबू बगत, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में, लेकिन 29 बार मंगोल आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के काल में। और 29 बार मंगोल आक्रमण से अपनी राजधानी को बचा लिया। इस अवसर पर गाजी उल मलिक की उपाधि धारण किया। अब क्वेश्चन पूछेगा, जब, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा बंगाल अभियान से लौट रहा था, बंगाल अभियान से लौटते हुए गयासुद्दीन तुगलक ने प्रसिद्ध चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया को अपने आय एवं व्यय का हिसाब लेकर दिल्ली आकर उनसे मिलने को कहा। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल अभियान से लौटने के दौरान अफगानपुर नामक स्थान पर, बंगाल अभियान से लौटने के दौरान अफगानपुर नामक स्थान पर जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाए गए
लकड़ी के महल का रात्रि विश्राम के दौरान ढह जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो ऐसा कुछ विद्वान कहता है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने श्राप दिया था कि तू दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा, हुजूर अभी दिल्ली दूर है, और उसके श्राप से सुता तो सुतले रह गया। हो गया। मंगोल मदेशिया का था। मंगोल कहां का था? मदेशिया का था। अब चलते हैं जरा सा प्रशासनिक व्यवस्था। गयासुद्दीन तुगलक से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सिंचाई व्यवस्था के लिए सरकारी खर्च पर नहर का निर्माण करवाया था, लेकिन नहरों का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछा दिया था फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछा दिया था फिरोज शाह तुगलक। हाँ, वापसी जाते समय बिहार को भी जीता था। अब बिहार में ही तिरहुत है, बिहार में ही तिरहुत है, बिहार में ही मगध है, बिहार में ही मिथिला है। तब बंगाल से लौटते समय अपना बिहार होते जा रहा था, तिरहुत प्रदेश को जीता था। हो गया। मंगोल कहां के रहने वाले थे? मंगोल मदेशिया के रहने वाले थे। अब आइए गयासुद्दीन तुगलक का प्रशासनिक स्थिति चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजत्व का सिद्धांत पहला आएगा। राजत्व का सिद्धांत ध्यान से सुनिएगा। सोनल जहर ने दिया था, लकड़ी का घर, भूकंप आया, गिर गया, मर गया, कोई बात नहीं, जैसे मरा, हमको लोग को क्या मतलब है, जैसे मरा उसे मरा। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक आया, जौना का पूर्व नाम था तुगलक के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक नाम से राजगद्दी किया, जिसे दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से भी जाना गया। हो गया। दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से भी जाना गया। अब चले, राजत्व के सिद्धांत बलबन ने लागू किया था। अब बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी राजत्व का सिद्धांत लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक व्यवस्था को भी लागू किया। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सुधार करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अब क्वेश्चन बन रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के काल में सल्तनत में सामंतों की स्थिति बढ़ने लगी, क्योंकि फिर से इन्होंने क्या किया, नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान देने लगा। और कहा जाता है सामंत के प्रभाव का, सामंत के प्रयास से ही गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या करके खुद राजगद्दी प्राप्त किया था। तो सामंत के मदद से, पदाधिकारियों के मदद से गाजी मलिक शासक बना। अतः शासक बनते ही सामंतों को छूट देने लगा। तो सामंतों की शक्ति धीरे 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 बढ़ने लगी और उलेमा के प्रभाव, उलेमा मतलब मुस्लिम धर्म गुरु का प्रभाव भी बढ़ने लगा। अब देखो बंटी कुमार जी, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। तो भू राजस्व व्यवस्था में सुधार सबसे पहले कौन किया था भाई? भू राजस्व व्यवस्था में सुधार सबसे पहले कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। राजस्व व्यवस्था को लागू कौन किया? बलबन। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा गयासुद्दीन तुगलक। तो आइए भू राजस्व व्यवस्था में चले। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भू राजस्व का क्षेत्र में किया गया सुधार था, भू राजस्व के क्षेत्र में जो सुधार किया था कि उन्होंने जो मध्यस्थ वर्ग था, बिचौलिया वर्ग था, उसको हटा दिया। जहां हफूफ कहा गया, उसके कर को जो वसूला था उसे मान्यता समाप्त कर दिया और किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। टैक्स का रेट भी बढ़ा दिया, आधा कर दिया। मसाहत प्रणाली को लागू किया। भूमि की पैमाइश करवाकर
कर व्यवस्था को लागू किया। शरीयत के अनुरूप 4 प्रकार के कर, जजिया, जकात, खुम्स, खराज के अतिरिक्त घड़ी एवं चरी नामक कर भी लगाया। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भू राजस्व क्षेत्र में सुधार किया गया था उसे समाप्त कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया। क्या क्या परिवर्तन किया सुनना। भू राजस्व के दर को फिर से 1/2 से घटाकर 1/3 किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। दूसरा, जो भूमि का मापी कराने की विधि थी, मसाहत विधि को क्या किया, समाप्त कर दिया। अंठकानी पंचे 12.5। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के लिए समुचित, यहां पर समुचित होना चाहिए, समुचित सिंचाई व्यवस्था के लिए पहली बार क्या किया भाई, नहर का निर्माण करवाया और एक अकाल संहिता, एक अकाल कानून लागू किया। गयासुद्दीन तुगलक हिंदू के प्रति कठोर नीति अपनाया और उसे धन न जमा करने पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू धन जमा नहीं कर सकता है। धन जमा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, तो ये सभी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सुधार था। पहला बताए मसाहत, दूसरा बताए 1/2 से घटाकर 1/3 कर दिया, तीसरा बताए नहर निर्माण किया और चौथा हिंदू के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए उन्हें धन जमा करने के जो अधिकार था उसे छीन लिया। धन जमा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। हो गया, धन जमा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक संगीत का कड़ा विरोध किया था। देख भैया, एक तरफ औरंगजेब ने भी संगीत का कड़ा विरोध किया था, संगीत का कड़ा विरोध औरंगजेब ने भी किया था और गयासुद्दीन तुगलक भी संगीत का कड़ा विरोध किया था। हालांकि औरंगजेब के काल में आएंगे तो औरंगजेब के काल में यह विरोधाभास रहा है कि एक तरफ औरंगजेब संगीत पर प्रतिबंध लगाता है और खुद जब औरंगजेब निश्चिंता में रहता है तो बीना बजाता है। औरंगजेब के काल में संगीत से संबंधित सर्वाधिक पुस्तक की रचना किया गया, उसका फारसी अनुवाद हुआ। और इधर चलेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के काल में संगीत को भी इस्लाम धर्म का विरोधी मानकर उसका कड़ा विरोध किया गया। गयासुद्दीन तुगलक के काल में कुछ स्थापत्य कला का भी उदाहरण देखा जाता है। कुछ स्थापत्य कला में 2-3 को याद रखेंगे। पाला तुगलकाबाद, पाला क्या भाई, तुगलकाबाद। एगो बताए थे तेलंगाना जीतकर जौना खान ने सुल्तानपुर का नाम रखा। दूसरा रुकने आलम का मकबरा, रुकने आलम का मकबरा। तो 2-3 को याद रखिएगा। पहला क्या है भाई, तुगलकाबाद, पहला क्या है तुगलकाबाद, दूसरा क्या है रुकने आलम का मकबरा। यह भी दिल्ली में, यह भी दिल्ली में, यह भी दिल्ली में, यह भी दिल्ली में। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना किया, जिसका आजकल 56 कोट के नाम से जाना जाता है। 56 कोट दिल्ली में है। रुकने आलम का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में निर्माण करवाया। खुद अपने ही नेतृत्व में बंगाल अभियान किया था। हमने कहा था खुद अपने ही नेतृत्व में। मसाहत क्या था, तो मसाहत कहा गया एक व्यवस्था थी राजस्व का निर्धारण करने के लिए। भूमि की पैमाइश करवाई जाती थी, भूमि का मापी करवाया जाता था और मापी कराकर ही
भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। इस व्यवस्था को मसाहत या सर्वेक्षण या मापी की व्यवस्था कहा गया। हो गया, क्लियर हुआ मुकुल बाबू? चलिए एकदम मुकुल बता दिए, अनुपमा जी बहुत अच्छा। बीना बाधक सिक्का समुद्रगुप्त। तब बंगाल विजय के पश्चात बंगाल लौटते समय तिरहुत भी किया था। बंगाल लौटते समय तिरहुत का अभियान भी किया, अपना बिहार अभियान किया। लौटते समय दिल्ली लौटने के दौरान उन्होंने चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया को दान में दिए गए भूमि का हिसाब किताब लेकर दिल्ली मिलने को कहा। हालांकि निजामुद्दीन औलिया ने संदेश भेजवाया कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। किसने किसको कहा? तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजून दिल्ली दूर अस्ति, हुजून दिल्ली दूर अस्ति, हुजून दिल्ली दूर अस्ति। क्या कहा भैया? हुजूर दिल्ली दूर अस्ति, हुजूर दिल्ली दूर अस्ति। हो गया, हुजूर दिल्ली दूर अस्ति। अब देखो एगो बाबू कहा कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे मरा, यारों ने मारो ने गोली भेजे में 712 में आया, जजिया कर लगाया। दुइये को याद रखेंगे। दाहिल बंदरगाह को अधिकार कर लिया, देवल बंदरगाह को अधिकार कर लिया दाहिल को पराजित करके। चारों को तो बनता है, कैसे मरा, कैसे बिया किया, कैसे बेटा हुआ, क्या को बेटा हुआ, ये सब तब तो इतिहास कभी माथा में अटबे नहीं करेगा। कभी पूछता है कि कैसे मृत्यु हुआ, कभी नहीं पूछता है। तो अंकित प्रिय ऐसे ऐसे क्वेश्चन से बचने का प्रयास करेंगे। दिल्ली आने के दौरान अफगानपुर नामक स्थान पर लकड़ी के महल के गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई व्यवस्था के लिए सरकारी खर्च पर नहर का निर्माण करवाया और नहर से पानी के उपयोग करने पर कुल उपज का 1/10 भाग सिंचाई कर के रूप में भी वसूला। नहर से पानी उपयोग करने पर 1/10 भाग सिंचाई कर के रूप में भी वसूला। अब देखो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1225 में हो गई अफगानपुर में। उनके मृत्यु के बाद जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक बना 1325 से लेकर 1351 तक। 1325 से लेकर 1351 तक। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था। मूल नाम क्या था भाई? जौना खां। अब देखो एक बाबू का क्वेश्चन है, राजमुंद्री के अभिलेखों में दुनिया का खान किसे कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। आइए, हमने कहा मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक सभी मुस्लिम सुल्तानों में, सब मुस्लिमें कह दिए, मुगल काल दिल्ली सल्तनत सब सभी मुस्लिम सुल्तानों में, मुस्लिम बादशाह में सबसे ज्यादा क्या था? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बादशाह था। 23 भाषा का ज्ञाता था। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। कितने भाषा को? 22 भाषा को। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक 23 भाषा का ज्ञाता था, फिर भी व्यवहारिक शासक नहीं था। कब क्या बोला जाए, कब क्या किया जाए, इनकी जानकारी उन्हें नहीं था और न ही पदाधिकारियों का इनको साथ मिला।
इन्होंने अपने पूरे काल में 4 योजना लाया। जैसे गंगा यमुना दुआब क्षेत्र में टैक्स में वृद्धि कर दिया, भू राजस्व कर में वृद्धि कर दिया, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक 1/3 कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी 1/5 कर दिया, 1/2 कर दिया था, आधा कर दिया, गयासुद्दीन तुगलक 1/3 कर दिया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आधा कर दिया। प्लान तो ठीक था, उपजाऊ क्षेत्र था, टैक्स दे सकता था, लेकिन यह क्या, जिस वर्ष कर में वृद्धि किया गया उस वर्ष गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में अकाल आ गया था। जब बिचौलिया वर्ग, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थ वर्ग को समाप्त कर दिया था, गयासुद्दीन तुगलक ने फिर से लागू कर दिया, तो जो बिचौलिया वर्ग था वो किसानों से जबरदस्ती कर वसूलने लगा। किसानों से जबरदस्ती कर वसूलने के कारण किसानों के द्वारा, अब देखने कर रहा है आजकल एक से एक बिल ला रहा है कि अब आपका सामान जाएगा निजी कंपनी के हाथों, निजी कंपनी आपके सामान को मार्केट में लाएगा। पता नहीं क्या क्या है, हम इस सब के चक्कर में नहीं रहते हैं, क्योंकि किसान के हितों को तख्खा पर रखा गया है। पहले तो जो मार्जिनल सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर तो देने लेने में कठिनाई होती है। उसके लिए आप सामान बेचने, धान बेचने रहिएगा तो महीना महीना भर ट्रैक्टर पर रखना पड़ेगा, महीना महीना भर। अब एक बाबू कह रहे कि राजेंद्र बाबू 52 भाषा के जानकार थे, बहुत अच्छी बात है। सुनिएगा, हमने कहा आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक व्यवहारिक शासक नहीं था, न ही साथ मिला पदाधिकारियों का। तो किसानों ने अकाल के दौरान जो कर बढ़ाया गया था और उसे जबरदस्ती वसूला जा रहा था, उसके खिलाफ मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जगह जगह विद्रोह करने लगा। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि विरोध हो रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों का बढ़ा हुआ कर को समाप्त कर दिया। किसानों को 2 प्रकार का लोन भी दिया, ऋण दिया, तकाबी ऋण और सोमधार ऋण, और किसानों के हित को संरक्षित करने के लिए एक अलग विभाग दीवाने अमीर को ही बना दिया। दूसरा अभियान था, उन्होंने देखा कि गयासुद्दीन तुगलक के काल में 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ है। कितनी बार भाई? 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ है। तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत का देवगिरी उर्फ दौलताबाद ले जाने की घोषणा किया 26-27 में, इसी वर्ष। राजधानी परिवर्तन करने के पीछे कुछ विद्वान कहता है कि मंगोल आक्रमण से बचना था, कुछ विद्वान कहता है कि दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का प्रसार नहीं हुआ था, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए ही राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद ले जाने की घोषणा किया। लेकिन यह योजना भी सफल नहीं हुआ। 1333 में इस योजना को वापस ले लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में पूरे विश्व में
चांदी की मुद्रा, चांदी की कमी हो गई। चीन, ईरान, इराक इत्यादि देशों में सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी का प्रारंभ हो गया। उससे प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि भारत में भी चांदी के मुद्रा के बदले तांबे का मुद्रा जारी कर देते हैं और कह देते हैं भाई आज रात के या कल रात के 12 बजे से आपके पास जो चांदी का मुद्रा है वह लीगल टेंडर मनी नहीं होगा, जैसा 8 नवंबर 2016 के रात के 8 बजे किए थे। 9 तारीख को लागू हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का यह प्लान तो बहुत अच्छा था, प्लान बहुत अच्छा था। यदि चांदी सच में राजकोष में आ जाता तो प्रभाव इसका पड़ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्का जारी किया उसमें कोई ऐसा वाटरमार्क, ऐसा प्रतीक चिन्ह या वाटरमार्क नहीं जारी किया था, जिसके कारण यह जो टोकन मनी था वह हिंदू स्वर्णकार के घरों ढलाई किया जाने लगा। तांबे का मुद्रा था जिसमें कोई वाटरमार्क निश्चित नहीं होने के कारण हिंदू स्वर्णकार के घरों में ढलाई किया जाने लगा। बाद में जब पूरे बाजार से चांदी की मुद्रा खत्म हो गई तो राजकोष का सर्वेक्षण करवाया तो देखा कि राजकोष में तो कुछ चांदी का सिक्का आया ही नहीं। बाद में उसे भी समाप्त कर दिया। लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक अंतिम अभियान किया कि 3,70,000 सैनिक, 3,70,000 सैनिक को 1 साल का एडवांस पेमेंट कर दिया। खुरासान अभियान के लिए मध्य एशिया का क्षेत्र था। खुरासान सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था, क्योंकि यदि खुरासान पर अधिकार हो जाता, खुरासान पर अधिकार हो जाने के बाद मध्य एशिया कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसके लिए 3,70,000 सैनिकों को तैयार किया और उसे 1 साल का एडवांस पेमेंट कर दिया। कहा कि 1 साल तक तुमको कभी नहीं, कहीं नहीं जाना है, तू यहीं रहो, खाओ पियो, पैसा दियो घर पे, तैयार आना, जब कहेंगे चलने के लिए तो कूद जाना है। सैनिक लोग सुबह से रात तक तैयार रहता था, हमेशा इंतजार करता था। तो इंतजार 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 करते करते अंत में क्या हुआ, जब युद्ध का समय निर्धारित हुआ तो ईरान के शासक, मध्य एशिया के शासक से मोहम्मद बिन तुगलक की दोस्ती हो गई। सेना को बहुत बुरा लगा कि 1 साल तक हम लोग को घर जाने नहीं दिया, और अंत में जब युद्ध का समय आया तो उससे दोस्ती कर लिया। तो सेना विद्रोह करने लगा। तो सेना के विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को कम करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक दुर्गम हिमालय प्रदेश के कराचील क्षेत्र, दुर्गम हिमालय प्रदेश के कराचील क्षेत्र को भेजा। रास्ते में सैनिकों में आपसी मुठभेड़ हो गया और वह अभियान भी राह कसर समाप्त हो गया। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे शासन काल में 4 सुधारात्मक कार्य किए। पहला,
गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि, दूसरा राजधानी परिवर्तन, तीसरा सांकेतिक मुद्रा, चौथा कराचील एवं खुरासान एवं कराचील अभियान, चारों को चारों असफल रहा। अतः मोहम्मद बिन तुगलक को एक असफल सुल्तान घोषित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को सन की बादशाह कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु बादशाह कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को अव्यवहारिक बादशाह कहा गया, जिनको व्यवहार का ज्ञान नहीं था। अतः अव्यवहारिक होने के कारण कब क्या योजना आएगा उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। लेकिन जो भी हो, मोहम्मद बिन तुगलक एक धर्म सहिष्णु शासक था। अपने दरबार में प्रसिद्ध हिंदू पर्व होली एवं दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाता था। उनके दरबार में जैन आचार्य हरि विजय सूरी भी रहते थे। इनके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में अफ्रीका के मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया, जिनका यात्रा का विवरण रेहला कहलाया। इब्न बतूता काफी विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत जल्दी प्रभावित कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मतलब मुस्लिम धर्मगुरु भी नियुक्त किया और उन्हीं के नेतृत्व में एक दूत मंडल 1342 में चीन भेजा। 1342 में चीन भेजा। अब क्वेश्चन पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत की सत्ता सर्वोच्चता ग्रहण कर चुका था, क्योंकि इन्हीं के काल में 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और हसन गंगू ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। 1336 में हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर विजयनगर का पहला वंश संगम वंश अपने गुरु विद्यारंभ की प्रेरणा से संगम वंश की स्थापना किया, जबकि 1347 में हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया और अंत में 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के समय उन्होंने कहा कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, बीमार हो गया है। पेट दर्द ठीक करता हूं तो माथा दर्द करने लगता है, अब माथा दर्द ठीक करता हूं तो बुखार आ जाता है। बदायूनी नामक विद्वान ने कहा, इनके मरने के बाद सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सोनू बाबू, मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट होगा गुरुजी, आज क्लास छोड़ दिया जाए। चलिए, सर को कहते हैं 7:20 में क्लास कर दिया जाए, 7:20 में क्लास कर दिया जाए, हम कह देते हैं आज। अब यहां से यहां तक हम लोग जितना समझे थे यह सब एक बार डिस्कशन कर लिए हैं। बदायूं ने कहा था सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से। जितने भी अभी बता दिए हैं, अरे नारों का जाल किसने बताया? विद्यासागर जी, फिरोज शाह तुगलक इसमें बताए हैं। पहली बार नहर गैसुद्दीन तुगलक, नारों का जाल फिरोज शाह तुगलक। बाप रे, आप 100 बार ये मैसेज भेजे हैं, 100 बार भेजे हैं। तो ये था
कोई कठिनाई है बाबू, जल्दी से बताओ, कोई कठिनाई है? एकदम हिल गया, समझ में आया? माथा में घुसा। हरिहर बुक्का ने गिरफ्तार भी किया था क्या गुरु? ये सब कहां से मिल गया? एमबीटी के गिरफ्तार किया था, हो गया। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक, एक बार कल आप लोग रिवीजन ले लीजिएगा, इसको रिवीजन आप लोग करके आइएगा। टॉपिक यह हम लोग का क्लियर हो गया और बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन था। अब चलो भाई, क्वेश्चन पूछेगा कि राजधानी परिवर्तन 26-27 में, सांकेतिक मुद्रा 29-40-29-30 में, उससे पश्चात बताए थे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र 26-27 में, सांकेतिक मुद्रा 29-30, राजधानी परिवर्तन हो गया। लास्ट में खुरासान एवं कराची अभियान, खुरासान एवं कराची अभियान, खुरासान एवं कराची अभियान हो गया और सफलताओं का बादशाह कहा गया। एक क्वेश्चन याद रखेंगे, एमबीटी को दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से भी जाना गया, एमबीटी को दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से भी जाना गया। दीपावली होली बड़ी धूमधाम से, इससे पहले गयासुद्दीन हिंदू के प्रति कट्टर भाव लिया था, हो गया। जिन प्रभासूरी रहते थे इनके दरबार में, जैनाचार्य। उसके बाद कल हम लोग जो टॉपिक देखेंगे, कल पहले तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद कल ही का टॉपिक रहेगा कौन? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक से लगातार क्वेश्चन बनता है, हो गया बाबू। 500 वाला क्वेश्चन, हाँ एकदम खुआ वाला है, 500 वाला क्वेश्चन खुआ वाला है। विक्रम जी, लुंटुन जी, पूरा गर्दा गर्दा हो गया। कराची हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, कराची हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। तो आप तमाम कौटिल्य परिवार के सदस्य, यह सूचना है कि यह जो महासंग्राम आया है उसमें महाबंच है, पंच है 1500 क्वेश्चन का, 500 जीएस का, 500 मैथ का, 500 रीजनिंग का। ये सब लोग ले सकते हैं, नहीं यदि केवल मैथ ले सकते हैं तो मैथ, रीजनिंग ले सकते हैं तो रीजनिंग, नहीं तो केवल जीके जीएस ले सकते हैं, तो सबका अलग अलग है। बंच लेंगे तो आपको छूट मिलेगी 201 रुपया में, तीनों मिल जाएगा। बीपीएससी वाले, फॉरेस्ट गार्ड वाले, बिहार दरोगा के पीटी वाले, बिहार पुलिस वाले भी इस बैच को ले लेंगे, बहुत आनंद आएगा। इसी शनिवार से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर मिलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं एमबीटी, बहुत अच्छी बात, एलएलबी, बीबीएल, तो फिर मिलते हैं टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन में 750 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला, इनकलाब जिंदाबाद। रिवीजन करते रहना, पहलुक्का रे भैया, रिवीजन भी जरूरी है, रिवीजन करते रहना। जय हिंद बाबू लोग, इतिहास का बुक बना कर दीजिएगा। चलिए 500 वाला ले लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। रंजन प्रसाद गुप्ता जी, नहीं 101 101 101 101 तीनों का कंबाइंड 201, 101 101 101 तीनों का कंबाइंड 201। धन्यवाद।